अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को आपके रूबरू करते हैं, ताकि न सिर्फ ये कि आप उनसे अपने सवालात कर सकें बल्कि उनसे तमाम तर मालूमात भी हासिल कर सकें। आज हमने जिस शख्सियत को स्टूडियो मदऊ किया है वो तारुफ मोहताज नहीं, आपका हल्का काफ़ी वसी है और हैदराबाद के तकरीबन माहिरीन यानी प्रोफेशनल्स जितने हैं वो आपको जानते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद ग्रुप डायरेक्टर विद्या एजुकेशन ग्रुप प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब से है। सर, हम आपका खैर मकदम करते हैं स्टूडियो में, और नाज़रीन की जानिब से भी मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ग्रुप डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद। इलाहाबादी आप कई ऐसी अंजुमनों से जुड़े हैं, कई ऐसे इदारों से जुड़े हैं, कई ऐसी रज़ाकाराना तंजीमों से जुड़े हैं, और ख़ासकर आपका जो मुशाहिदा और तजुर्बा रहा है हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी मकबूल हैं। आपने कई ऐसे लेक्चर्स दिए हैं मुल्क और बैरून मुल्क जहाँ पर हज़ारों की तादाद में आवाम ने इस्तिफ़ादा किया है। साहब, हम आपका सबसे पहले खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि आज का जो उन्वान दिया गया है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों के माबैन जो ताल्लुक़ है इसके बारे में तफसीली तौर पर रोशनी डालेंगे प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, जो आप जो है साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी काफ़ी मकबूल हैं और कई ग्रुप्स आपको जो है काउंसलिंग के लिए भी मदऊ कर चुके हैं कई मरतबा। साहब, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल का जो वर्ड है आम तौर पर ये हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा फेम नहीं है या इतना ज़्यादा देखने में नहीं आता या सुनने में नहीं आता जहाँ तक बैरूनी ममालिक का ताल्लुक़ है, तो इसको आप कैसे बयान करेंगे? देखिए हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो पिछले प्रोग्राम में भी जो लाइफ स्टाइल के जो माने हैं और उसके जो अहमियत है उसके बारे में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि लाइफ स्टाइल का जो ताल्लुक़ है हम उसको उर्दू में कहते हैं तर्ज़ ज़िंदगी। जो हमारा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है तो उसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल। आम तौर पे लाइफ स्टाइल में चार चीज़ें जो अहमियत के काबिल हैं। एक है, अंग्रेज़ी में कहते हैं कंजम्पशन पैटर्न, जो हम खाते हैं और पीते हैं, और जो भी खाने और पीने की जो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म में जाती हैं उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कंजम्पशन, और आम ज़बान में कहते हैं फूड हैबिट्स। और दूसरा जो मामला है लाइफ स्टाइल में वो है स्लीपिंग हैबिट। हम किस तरीके से सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, कब सोते हैं, ये दूसरी अहमियत की चीज़ है लाइफ स्टाइल में। और तीसरा जो मामला है लाइफ स्टाइल का वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। हमारा चलना फिरना कितना है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो भी अहमियत के काबिल है। और चौथा और बहुत ही ज़रूरी जो मामला है लाइफ स्टाइल में वो है हमारे ताल्लुक़ात दूसरों से। तो अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं कि फर्स्ट तो है कंजम्पशन, सेकंड है स्लीपिंग हैबिट्स, और थर्ड फिज़िकल एक्टिविटी, और फोर्थ है मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। ये जो चार चीज़ें होते हैं, इसके अलावा बहुत से चीज़ें हैं मगर आम तौर पे हम लाइफ स्टाइल में चार चीज़ों को हम कवर करते हैं। इसके ऊपर मुनस्सिर रहता है कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, और उसको उर्दू में कहते हैं कि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी कैसे है। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिस्टम्स। उनका कहना है कि आम तौर पे जो हमें जो हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जितने भी अमराज हैं, 66% हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ है, बीमारियों का जो ताल्लुक़ है वो हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो 66% जो बीमारियां आते हैं हम वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम हमारे लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करें। बिल्कुल, हम बात करेंगे। कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का सबसे पहला कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं चली बात कर रहा हूँ साहब जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, तो ये पूछना है जी, ये जो सब्जेक्ट है डायबिटिक का, जी, ये डायबिटिक का तो अभी हम जो है 10-15 या 20 साल से जो है ये बीमारी के ताल्लुक से बहुत सोचे हैं, जी, लेकिन जिसकी उम्र डॉक्टर की 80 साल है, 70 साल है, 60 साल है, जी, वो तकरीबन क्लिनिक डायबिटिक के ऊपर जो है
वो लोग बोर्ड लगा के रखे, हम लोग जा रहे हैं लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल बात करेंगे हम। तो ये जो उम्र हो गई है 7 साल तक, सुनिए मेरा दूसरा सवाल। जी जी मेरा दूसरा सवाल सुनिए जी। ये बीमारी जो है आज के जमाने में हाथ से भी खतरनाक है साहब। जो आदमी के हाथ होता है तो खैर 1 हफ्ते या सडन मर जाता है या 2-3 साल में अल्लाह उसको शफा भी दे सकता है। जी जी। लेकिन डायबिटिक में इतनी तकलीफें हो रही है तो इसके बारे में जो डॉक्टर या जो ओल्ड एज के हैं क्या उनको कोर्स करके आ रहे हैं डायबिटिक के बारे में? जी बात करेंगे अभी प्रोफेसर मोहम्मद रशीद अहमद। बात ये है कि मेरे पैरों में हेलो जी 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 आप बोलिए। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है साहब। मैं न्यूरो सर्जन के पास भी गया था। जी 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 बिल्कुल बात करेंगे डायबिटिक्स की बारे में कि ये कैसे होता है और क्या अवामिल हैं जो इस सिलसिले में हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे। साहब उससे पहले आप हमें ये बताइए कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का जो टर्म है यानी तर्ज जिंदगी को जो मैनेज करना कहलाता है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नाजरीन, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि बहैसियत मैं प्रोफेशन जी जी तो मैं हूँ प्रोफेसर हूँ हेल्थ केयर मैनेजमेंट का जी और मेरा जो ताल्लुक़ है वो मेडिकल साइंसेज से नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो है एमएससी साइकोलॉजी से जी नफ्सियात से ताल्लुक़ रहा। और जहाँ तक ये लाइफ स्टाइल का जो मामला है और स्ट्रेस और तनाव का मामला है ये इंसान की नफ्सियात से है जी तो साइकोलॉजी से है तो उस वजह से हम डील करते हैं ऐसे चीज़ों को। तो बात ये है कि यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल की बात करे थे हम, इसके बाद का जो दूसरा मरहला है हम उसे कहते हैं लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। जी किस तरीके से? तो ये बिल्कुल ही सिंपल है कि आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है रोज़मर्रा ज़िंदगी को आप 24 घंटे को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं जी ताकि हमें ज़िंदगी में कम से कम मुश्किलात आए और कम से कम तनाव आए। जी तो उसके लिए आम तौर पे जितनी भी रिसर्च हुई और जितनी भी मवाद मौजूद है तर्ज जिंदगी और लाइफ स्टाइल पे जी तो उस रिसर्च और मवाद की बुनियाद पे हम कहते हैं कि एक आदमी जिंदगी को एक 5 रूल डिफरेंट रूल में वो मैनेज कर सकता है। जी जी तो पहले कहते हैं हम लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को मैनेजिंग पर्सनल लाइफ जी जो आपकी इनफरादी जिंदगी है जी और दूसरा जो रूल है आदमी का वो है मैनेजिंग फैमिली लाइफ जहां पर आप बहैसियत शोहर हैं या आप वालिद हैं या भाई है या अंकल है इस तरीके से तो आपकी एक जिम्मेदारी है फैमिली जिम्मेदारी भी है जी। तो और तीसरा जो रूल है एक आदमी का लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में वो है प्रोफेशनल लाइफ जी। जैसे कि हम बहैसियत प्रोफेसर काम कर रहे हैं आप मीडिया में हैं इसी तरीके से कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है तो आपका एक रूल होता है तो वो तीसरा है प्रोफेशनल लाइफ। और चौथा है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ ये है कि हम एक इंडिविजुअल है एक सोसाइटी में एक समाज में तो हमारी एक समाजी जिंदगी भी है और एक समाजी जिम्मेदारी भी है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आखिरी जो है हम आम तौर पे कहते थे कि रिलीजियस लाइफ और जिसको अंग्रेजी में आजकल कहा जाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का जो ताल्लुक है वो ये कहता है कि रूल और प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ये तमाम 5 डिफरेंट जो रूल है कि पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ इसमें एक आप तवाजुन बरकरार रखें। अगर तवाजुन बरकरार रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और आपकी सेहत और खुशहाली भी आपके साथ रहेंगी। तो ये है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का। अभी कॉलर ने जो फोन किया था डायबिटिक्स के बारे में मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा मेडिकल साइंसेस में भी जो डायबिटीज जो है ये कोई बीमारी नहीं है जी। पहली बात ये है अलबत्ता जो डायबिटीज का जो मामला है ये कई बीमारियों में एक आदमी को मुब्तला कर सकता है जी। दूसरे बीमारियों में ये है शुगर के लेवल का ताल्लुक है तो हम मेडिकल साइंसेज में इंसुलिन कहते हैं जी। आदमी को इंसुलिन जरूरी है जी। आम जबान में हम शुगर कहते हैं वो जरूरी है जिस्म के लिए
रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे को शुगर का जो लेवल है एक मेंटेन होना चाहिए। मगर मसला ये है शुगर और बीपी ब्लड प्रेशर का एक ऐसा मामला है कि एक तवाज़ुन होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। अगर वो तवाज़ुन अगर बिगड़ेगा तो उसके कई मसाले होंगे। तो डायबिटीज़ का भी मामला यही है। और सुनने इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कहा कि डायबिटीज़ का जो मामला है कि हम चंद साल से देख रहे हैं कि बूढ़े लोगों के अलावा नौजवानों में भी डायबिटीज़ का है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब मुझे याद है कि हमारे बचपन में हम जब स्कूल वगैरह में थे तो हम आमतौर पे नहीं सुनते थे डायबिटीज़ क्या है जी, मगर आजकल के जो हालात है डायबिटीज़ के, हम सुन के ताज्जुब भी होता है कि आप जो कम उम्र के जो लड़के हैं या थोड़े जेनेटिक रीजंस भी है, पैदाइश से भी लड़के लड़कियां डायबिटिक है जी। तो डायबिटीज का जो शुगर का जो मामला है वो डायरेक्टली है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से है और आपकी तर्ज जिंदगी से है जी। क्योंकि आजकल के दौर में लोगों का जो चलना फिरना है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो बहुत ही कम है। तो उस वजह से कि ये जो हालात जो पैदा हो रहे हैं डायबिटीज़ के एक है, और मोटापा है, ओबिसिटी है, और उसके बाद जो कार्डियक प्रॉब्लम है। आज ही सुबह में एक लेक्चर था, उसमें मैं मुखातिब हो रहा था कि हिंदुस्तान की जो आबादी है वो दुनिया की 17% आबादी यहाँ पर है, 120 करोड़ तकरीबन, जो पूरी दुनिया की 17% आबादी है। मगर बदकिस्मती से जो हार्ट का जो प्रॉब्लम है, दुनिया में जितने हार्ट के पेशेंट्स हैं, हार्ट की बीमारी है, उसकी 60% बीमारी हिंदुस्तान में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया का जो सदर मुकाम है डायबिटीज के लिए वो हिंदुस्तान है, और दुनिया का जो सदर मुकाम है कार्डियक प्रॉब्लम के लिए आमतौर पे कहा जाता है, पेपरों में रिसर्च भी है इसकी कि क्या है, वो हिंदुस्तान है। और बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पूरी दुनिया का जो सदर मुकाम है उसमें ज़्यादा जो डायबिटीज़ और कार्डियक पेशेंट है वो हिंदुस्तान कहते हैं। बदकिस्मती से पूरे हिंदुस्तान में जो डायबिटिक और कार्डियक का जो दिल का जो मरहला है, जो मुश्किलात है, जो बीमारी है, वो हैदराबाद में ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये भी हमें नाज़रीन को जानना चाहिए कि हैदराबाद में जिस तरीके से पिछले 15-20 साल से जो हमारी जो तर्ज ज़िंदगी, जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में जितने मसाइल आ रहे हैं डायबिटीज़ और कार्डियक में और किडनीज़ वगैरह है, उसका जो परसेंटेज है हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात हो रही है, मुख्तलिफ पहलुओं पर वो रोशनी डाल रहे हैं। हम आपको बताते चले कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर, और रास्त तौर पर आप सवाल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, जहाँ तक स्ट्रेस मैनेजमेंट का ताल्लुक है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से स्ट्रेस यानी तनाव का जो मसला है, हर किसी को कुछ ना कुछ तनाव है। अगर बीवी है तो शौहर से परेशान है, शौहर है तो बीवी से परेशान है, अगर स्टूडेंट है तो वो अपने असातिज़ा से परेशान है, असातिज़ा अपने तलबा से परेशान है। तो कई किस्म के ऐसे तनाव हैं जिनके बारे में नाज़रीन जानना चाहते हैं। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे जुड़ा हुआ है? बात यह है कि मैं पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूँ कि आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आप वो पॉइंट किए हैं जी, ख़ास तौर से जो हमारे रिलेशनशिप है दूसरों से जी। मैं इससे पहले भी जिक्र किया, या आप रोज़ाना जब अखबार देखते हैं, चाहे वो उर्दू अखबार या तेलुगु या अंग्रेज़ी अखबार, उसमें हम देखते हैं, अब ये रोज़मर्रा का मामूल हो चुका है कि बीवी के शौहर से ताल्लुक़ात में ख़राबी, उसकी वजह से बीवी की खुदकुशी। उसी तरह से शौहर के बीवी से ताल्लुक़ात ख़राब है, उसकी बुनियाद पे शौहर की खुदकुशी। उसी तरीके से एक लड़के लड़की के ताल्लुक़ात वालिदैन से ख़राब है, दूसरे रिश्तेदारों से ख़राब है, उसके लिए खुदकुशी। और एक आदमी जो काम कर रहा है वो नौकरी की वजह से खुदकुशी कर रहा है। बिल्कुल, हमारी गुफ्तगू जारी रखेंगे। साहब, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मैं टेंस के बारे में ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आदमी को टेंस ज्यादा रहता है, उसको डायबिटीज आ रही, किडनी प्रॉब्लम आ रही जी, तो इससे जैसा कई बीमारी डायबिटीज से हार्ट का प्रॉब्लम आता है, टेंस होने से डायबिटीज आती है जी। तो मैं डॉक्टर साहब से जो है कि भी गवर्नमेंट की संस्था है, उनको कोई भी प्रोग्राम में डॉक्टर से
उनको डायरेक्शन देते हैं। ये नहीं देखा गया कि ये टेंस हो रहा है, डायबिटिक हो रही है, इसके टैबलेट जो है हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे जी। तो क्योंकि हम बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो डॉक्टर कह रहे थे हैदराबाद में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैल रही जी। तो जो गरीब लोग होते हैं इसके अंदर सुबह उठते 1-2 रुपए में मौत मिलता रहती है, मौत खा लेते डायबिटिक बढ़ जाती, तो ऐसी निहारी खा लेते। तो हैदराबाद में जो है ये तकरीबन गरीब लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट या आज जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स है, जैसे डॉक्टर साहब जो टीवी पे बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब को थोड़ा डायरेक्शन देना चाहिए गवर्नमेंट को भी जो है इसमें थोड़ा सीरियस मैटर है कि उन्हें दवाएं वगैरह जैसा एक टीबी का जो है बचपन में पैदा होने में इंजेक्शन देते हैं, लाइफ टाइम उसको काम आता है, ऐसा ही जो है कुछ रिसर्च करके कुछ खेल दवा बना रहे। जी जी बिल्कुल, बात करेंगे हम इस सिलसिले में, प्रोफेसर साहब डिस्कस करेंगे, रोशनी डालेंगे। ये चाहते हैं कि डायबिटीज के सिलसिले में भी कोई ऐसा टीका निकाला जाए जो बचपन ही में दिया जाए तो ताउम्र जो है ये कारगर रहे। बात करेंगे इस सिलसिले में भी। जी, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ताल्लुक से कुछ बता रहे हैं। मैं बोल रहा था कि क्या है जो हमारे ताल्लुकात है दूसरों से, मैं समझता हूँ कि ये एक सुनने बड़ा एक भयानक मामला है जी, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो रही हैं, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, और जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जो बिल्कुल ही नाउमीद हो जाते हैं, तो वो ख़ुदकुशी भी करते हैं। हर एक मज़हब में ख़ुदकुशी करना जायज़ नहीं है। इस्लाम में भी ख़ुदकुशी का जो मामला है वो नाजायज़ और हराम करार दिया गया है, और उसके बावजूद भी जो ख़ुदकुशी का जो आदाद शुमार है जो रोज़मर्रा देख रहे हैं वो बढ़ रहा है। मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र कर चुका हूँ, इसकी जो बुनियादी वजह है कि ये जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, हर एक के बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ उस पर कंट्रोल करना चाहिए हम लोग। एक कॉलर हमारे साथ है, नाज़रीन देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा और कहाँ से? वालेकुम सलाम। मैं जावेद संतोष नगर से बात कर रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछना ये था, हमारे मेहमान साहब जो आए हुए हैं उनसे जी, जो नॉर्मल कुछ एक्सरसाइज कुछ है जो स्ट्रेस के लिए, जी, जो मामूल की घर पे कोई भी कुछ कर सकते हैं टेंशन रहने के बाद, नॉर्मल एक्सरसाइज पूछना चाह रहे हैं आप तनाव को दूर करने के लिए? जी हाँ जी जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए शुक्रिया। हाँ, सब जहाँ तक स्ट्रेस का ताल्लुक़ है, मैंने जिक्र किया प्रोग्राम के शुरुआत में, 4 बेसिक चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, तनाव कम होगा, और इंशाअल्लाह दूसरे जो मामलात है जैसे डायबिटिक है, कार्डियक है, मोटापा है, वो भी इंशाअल्लाह कम कंट्रोल हो सकता है। वो 4 चीज़ें हैं। हमारे जो खाने पीने का मामला है, फूड हैबिट्स, दूसरा है नींद का मामला है, स्लीपिंग हैबिट, तीसरा है फिज़िकल एक्टिविटी है, चौथा है दूसरों से बिल्कुल पॉजिटिव ताल्लुकात। ये है इंटरनेशनल कार्डियल सोसाइटी है, वो एसोसिएशन, और दूसरे रिसर्च में भी ये कहा गया है कि हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 24 घंटे के अंदर 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए, हम 10,000 कदम। जी, तो 10,000 कदम का जो मामला स्टेप्स है, ये क्या है 24 घंटे के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि 10,000 जो स्टेप्स है ये आप मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग वॉक में जाना चाहिए, जिसके वास्ते तकरीबन एक 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, वो ज़रूरी नहीं है। हम जो रोज़मर्रा में काम कर रहे हैं, जो घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, ये हाउस वाइफ्स है वो घरों में भी काम कर रहे हैं, जो बाहर भी काम कर रहे हैं, तो आप कितनी मरतबा चल फिर रहे हैं? तो आम तौर पे देखा ये जाता है कि एक 3 से 4 हज़ार स्टेप्स हम 24 घंटे में हम मामूली घरेलू काम या बाहर के काम में भी हम फिरते हैं। तो अगर उससे कम फिर रहे हैं, कम चल रहे हैं, तो हम कुछ मॉर्निंग या इवनिंग वॉक को जाना चाहिए। और कई डॉक्टर्स का भी कहना ये है, और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई, जो वॉक जो है, जो ब्रिस्क वॉक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि 3 किलोमीटर वॉक पर डे, वो आप 30 या 40 मिनट में, क्योंकि इसमें उम्र का भी तकाजा होता है कि स्पीड क्या होना चाहिए, हम कहते हैं कि 30 मिनट कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में, एक मिडिल एज में, नौजवानों में, अगर आप 3 किलोमीटर अगर आप ब्रिस्क वॉक तेज़ अगर आप चल रहे हैं, और वो हफ्ते में 5 दिन, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कि हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं,
और मोटापा और कार्डियक प्रॉब्लम, ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 5 दिन जाना चाहिए हम लोग। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने सही बात कही कि पैदल चलना अहम है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है जी जी, तो अभी आगे और कुछ ऐसा नहीं होना तो क्या क्या के लिए प्रयास करना है? डॉक्टर साहब से बात करने का। जी बिल्कुल बात करेंगे। इस ताल्लुक से कॉल करने के लिए शुक्रिया। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ये चाहते हैं कि फिर दोबारा ऐसा कोई अमल ना हो सके, तो वो जानना चाहते हैं कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर क्या किया जाए। नाज़रीन, मैं बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल जो हालात होते हैं, जी कोई शख्सी जो हालात होते हैं, जैसे ये जो नाज़रीन है इन्होंने कुछ बाईपास सर्जरी कराई है या कोई एंजियोप्लास्टी कराते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी कराते हैं, तो जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं, मैं समझता हूँ कि कंसर्न डॉक्टर जब इनको डायग्नोस करते हैं, इनके हालात क्या है, और रिपोर्ट्स की बुनियाद पे वो सजेशन दे सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता, मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं रहेगा कि जो शख्सी जो मामलात हैं, जो इंडिविजुअल हेल्थ इश्यूज़ है, उस पर हम कोई सजेशन दे सकते हैं। मगर जहाँ तक कार्डियक प्रॉब्लम है या नहीं है, या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, हम हमारे तर्ज ज़िंदगी को हम कंट्रोल में रखना चाहिए। आमतौर पे देखा जाता है कि ओपन हार्ट सर्जरी में ज़्यादा चलने फिरने या सीढ़ियाँ चढ़ने वगैरह के लिए ताकीद की जाती है, मगर वो उम्र के एतबार से और दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं कि आपका शुगर का लेवल क्या है, बीपी का लेवल क्या है, दूसरे हालात के ऊपर भी मुनसिर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हम जो डॉक्टर्स, जो कार्डियोलॉजिस्ट जो है या कार्डियक सर्जन जो है, जो उन्होंने कहा उसको हम फॉलो करना चाहिए। मगर आम तौर पे नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा था कि जहाँ तक हम ये डायबिटीज़ है, कार्डियक है, ओबिसिटी है, किडनीज़ वगैरह के जो प्रॉब्लम है, ये सुपर स्पेशलिटी कहते हैं हम, ये मेडिकल साइंसेस में सुपर स्पेशलिटी कहते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे लाइफ स्टाइल पे, तर्ज ज़िंदगी पे एक किस्म का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो चौथी चीज़ हम जो बात कर रहे थे, कंजम्पशन, फूड हैबिट और हमारे फिजिकल एक्टिविटी, स्लीपिंग के अलावा जो रिलेशनशिप का ताल्लुक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हैदराबाद और हिंदुस्तान में, वो ताल्लुकात की वजह से हो रहे हैं। हमारे जो ताल्लुकात दूसरों से सही नहीं रहने की वजह से दूसरों के लिए भी एक तनाव है, हमारे लिए भी एक तनाव है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम क्या है फोकस करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ है, इस वक्त देखते हैं प्रोग्राम में कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछना चाहेंगे साहब? एक्चुअली आपका जो प्रोग्राम है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, और जिस तरीके के आप सवाल करते हैं, जिस तरीके के गेस्ट को आप बुलाते हैं, बड़ी खुशी होती है। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो है, स्पेशली हैदराबाद यानी मेट्रो सिटी बहुत ही बड़ी सिटी डेवलप हो गई है, काफ़ी बाहर से भी पेशेंट्स लोग आ रहे हैं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन जो डॉक्टर्स के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम सॉरी टू से, डॉक्टर साहब तो नहीं होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है। थोड़ा सा आप अपनी आवाज ऊंची करें, थोड़ा सा सवाल सुनने में मुश्किल हो रहा है। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि डॉक्टर्स जो है, जो ना कोड ऑफ, अच्छा अब आ रही है आवाज? जी अभी कर सकते, अब आ रही है? जी हाँ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हैदराबाद बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पर इतने अच्छे मेडिकल जो है ना फैसिलिटीज होने के बावजूद, कि यहाँ पर जो है ना डॉक्टर, मुझे लगता है कि कोड ऑफ एथिक्स भूल गए, इन द सेंस, यानी मैं डॉक्टर साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे कई डॉक्टर्स हैं। पहली चीज ये है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कम से कम आधा दिन वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में जो टेस्ट जो हो रहे हैं, एक आम आदमी, एक मिडिल यानी क्लास फैमिली के लिए मिनिमम 1500 to 2000 टेस्ट हो जाते हैं जी। तो सर्जन के पास जाएंगे तो वो कहता है कि नो आई हैव टू डू द ऑपरेशन, फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो कहता है कि नहीं आई विल डू विद टैबलेट्स। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम डॉक्टर जो है ना इतने कमर्शियल हो गए हैं कि इतना अवेयरनेस के बावजूद में, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, इसको किस तरीके से हम जो है ना इरेडिकेट कर सकते हैं और बेटर जो है ना, एक डॉक्टर की
So how can we eradicate this stuff जो आजकल जो हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने जो तवज्जो दहानी करवाई है काफ़ी यानी इस वक्त इस शहर का एक अहम मसला बना हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है डॉक्टर्स वो भूलते जा रहे हैं, आपने बताया। हम इस पर बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मेरा पूछने का सवाल ये है डॉक्टर साहब से, आपको दोनों को बहुत बहुत सलाम जी। 13 सितंबर को मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई जी डॉक्टर यहाँ पे मिडविन में जी। तो वहाँ पे अभी तो थोड़ा मेरे को सीने में तकलीफ हो रही फिर दोबारा जी। मैं अजीत विक साहब दिसंबर से इलाज कराया हूँ मैं सर जी जी मैं बार बार बोलने के बाद भी मेरा ध्यान जो है ना उधर जा रहा ही नहीं उनका सीने की तरफ। मेरे को सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सक रहा हूँ, मैं खाना खा के थोड़ी दूर पैदल नहीं जा सक रहा हूँ और एक अंधेरे में बैठे तो हॉल घबराहट चालू अभी आखिरी में मेरे को खुद टेस्ट कराना पड़ा अपने आप से हार्ट के लिए। तो उसमें निकला के 4 मेरे वाल ब्लॉक है और 4 दिल के ऊपर के नसा वो भी ब्लॉक है। तो जब जाके ओपन हार्ट सर्जरी सडनली कराना पड़ा हमको मिडविन में। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र करीब 50 साल है जी। ड्राइविंग करता हूँ मैं। बात करेंगे डॉक्टर साहब से इस ताल्लुक से कॉल करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। सभी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यहाँ तक बताया कि इस प्रॉब्लम को कैसे एराडिकेट किया जाए। एक साहब ने सवाल किया था कि डॉक्टर्स के पास कई कतारें लगी होती है और उनकी फीस का जो मसला है, एक अजीब माहौल बना हुआ है। अगर सर्जन के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक अजीब माहौल है। तो इसके लिए कोई ठोस इक़दाम क्या किए जा सकते हैं? नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये आप अभी जो सवाल किया गया, जो कमेंट किया गया है, मैं समझता हूँ हैदराबाद और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में हम इस तरीक़े के मामला देख रहे हैं और कुछ खामियां हैं हॉस्पिटल्स में है, मेडिकल साइंसेस में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, ये है। मगर नाज़रीन, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम ये प्रोग्राम में बैठने का मतलब भी यही है कि हम किस तरीक़े से इस बीमारियों से बचा जाए। पहले तो हम सोचना चाहिए इस ताल्लुक़ से। इसके से इंशाल्लाह ये जो महीनेवारी प्रोग्राम हो रहा, तो नेक्स्ट टाइम हम जब बैठेंगे तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बैठेंगे समय। तो बोलने का मतलब कि मेडिकल साइंसेस में ये कहा जाता है कि कोई बीमारी को अगर आप प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है मालूम, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि 1 रुपये का खर्चा आएगा। अगर वो बीमारी को आप प्रिवेंट, अगर आप वो बीमारी के दूर नहीं रहेंगे, अगर आप बीमार होंगे तो आपका जो खर्चा है वो 100 रुपये का होगा। जी। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो बैठ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका जो ताल्लुक़ है ये आपके तर्ज़ ज़िंदगी से है, आपके लाइफ स्टाइल से है और आप किस तरीक़े से रहेंगे इस तरह। तो जब एक मुस्बित, एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल अगर मेंटेन अगर करेंगे आप, जो चीज़ों का हम जिक्र किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्या है, हम बहुत से चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे डायबिटीज़ है, चाहे ओबिसिटी है, या कार्डियक प्रॉब्लम है, या किडनी प्रॉब्लम है, ये इस तरीक़े से जो मामलात हैं हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए कि मैं समझता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है, हमारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और NGOs की ज़िम्मेदारी है, डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी है और जितने सोशल वर्कर हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है। तो मैं आम तौर पे मेरे जो लेक्चर्स चलते हैं स्टूडेंट्स वगैरह में ज़िक्र भी करता हूँ कि हम जब बच्चे को, जब लड़के लड़की को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि मेरा आमतौर पे तदरीसी बैकग्राउंड रहा एज ए टीचर और प्रोफेसर, तो देखा यह गया कि वालिदैन का, स्कूल्स और गवर्नमेंट का पहली जमात से हम डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, जैसे कि मैथ्स है, इंग्लिश है, या रीजनल लैंग्वेजेस है, या कंप्यूटर का है, IT का जो मामला है, ये हम इसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और ट्रेन करते हैं, ग्रूम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, चाहे आप कौन सा भी कोर्स कर रहे होंगे, आप कौन से भी मीडियम में पढ़ रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि हेल्थ के बारे में मैं समझता हूँ कि क्या है, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए और बच्चों को हम बचपन से तैयार करना चाहिए।
वरना अभी कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे कि पहले ज़माने में हम नहीं सुनते थे डायबिटिक्स के बारे में, कार्डियक के बारे में, किडनीज के बारे में। मुझे याद है 70 और 80 के दशक में हम इतना नहीं सुनते थे, अब सुन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम हमारी यंग जनरेशन को देना चाहिए। तो प्रिवेंटिव केयर इज़ द बेस्ट केयर। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, बात करेंगे। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, क्या पूछना सलाम। चाहेंगे? मैं सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, अपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी कम कर लें, आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर लें। हेलो जी जी, कम कर दी डॉक्टर। जी, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरा थायराइड प्रॉब्लम है, मेरे को कमी नहीं आता और एक अलग अजीब से तन्हाई, मतलब एक महसूस कुछ। उम्र क्या है? जी, आपकी उम्र? मेरी 30 साल है। जी, शादीशुदा है आप? जी हाँ। जी, बात करेंगे अभी इस सिलसिले में। आपको जो थायराइड का प्रॉब्लम है और आपने कहा कि तन्हाई से आपको डर लगता है। जी हाँ। जी, बात करेंगे अभी इस सिलसिले में। हम जहाँ तक बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तनाव का शिकार, यानी इसमें ज़्यादातर ख़वातीन नज़र आती हैं। होता यह है कि रात को अक्सर औक़ात नींद नहीं होती है और सुबह फिर बाज़ औक़ात बसा औक़ात जल्दी उठना पड़ता है, इससे भी जो है तनाव बढ़ता है। अभी एक खातून ने कहा कि उन्हें थायराइड की बीमारी है, इलाबाजी तन्हाई से उन्हें घबराहट होती है, डर लगता है। तो ऐसी क्या वजूहत हो सकती हैं? नाज़रीन, मैंने जैसे कहा कि इंडिविजुअल जो बीमारी के जो हालात होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका डायग्नोस होता है, तो जब एक 100% एक प्रूफ होता है, एविडेंस होता है कि ये वजह है। पर एक जनरल मैं जवाब देना चाह रहा हूँ इस तरीके के चीज़ों को। आमतौर पे देखा गया है कि लड़कों में और लड़कियों में और शादीशुदा लोगों में, ख़ास तौर से फीमेल्स में, घबराहट, डरना और डिप्रेशन में जाना, ये चंद साल से देखा जा रहा है। इसके बहुत से वजूहात हैं, थोड़े जेनेटिक भी हो सकते हैं, पैदाइशी भी हो सकते हैं, मगर आम तौर पे देखा ये जा रहा है कि जो फैमिली सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम वजह है। पहले जब हम बचपन में देखते थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, कि घर में वालिदैन होते थे, कुछ घरों में दादा दादी या नाना नानी होते थे और बहुत से लोग होते थे घर में, तो आमतौर पर देखा यह गया कि वहाँ पर कोई तन्हाई का मसला नहीं होता था। वहाँ पर चाहे आप छोटे बच्चे हों या जवान हों या बूढ़े हों, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो मामला ये होता था कि आपको छोटी से छोटी कुछ सेहत के ताल्लुक से अगर कोई मुश्किल है या बड़े से बड़ा कोई सेहत का मामला अगर है, तो एक घर में जब 5 से 10 लोग आपके साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो इसमें क्या है मालूम, एक साइकोलॉजिकली बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता था। अब हालात, क्योंकि इंडिपेंडेंट फैमिली है, घर में हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे हैं भी, अगर छोटे हैं तो स्कूल में रहते हैं, तो इस तरीके से ख़ासतौर से देखा गया है कि ख़वातीन में जो अकेलापन है, ये घबराहट वगैरह, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नफ्सियात का मामला है। आमतौर पे पिछले प्रोग्राम में भी कई फ़ोन आए जो ख़वातीन जो मैरिड है, और ख़ास तौर से मैं यहाँ पर नाज़रीन को कहना चाह रहा हूँ, जो ख़वातीन मैरिड है, जो इंडिपेंडेंट, जो छोटी फैमिली में रहते हैं और जिनके जो हस्बैंड किसी वजह से, कोई इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से कोई दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में काम करते हैं, इस तरीके के फीमेल्स में ये घबराहट होना, डर होना वगैरह, ये देखा जा रहा है, आम सी बात है। उसकी वजह क्या है? तन्हाई, चाहे फीमेल हो या मेल हो या लड़का हो या मिडिल एज हो या बूढ़ा आदमी हो, जब तक हम दूसरों के साथ नहीं रहेंगे, उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, अगर हमारी जो तकलीफ़ है, हमारे जो मसाइल है, हम दूसरों के साथ बात अगर नहीं करेंगे, तो ये मसले बढ़ेंगे और इसके ऊपर एक आपके ऊपर एक स्ट्रेस, एक नफ्सियाती बोझ रहेगा। उसके बाद आमतौर पे देखा ये जाता है कि ये जो लोग हैं, इस तरीके के केसेस में हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पूरे टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल निकलते हैं। फिर उसके बाद न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल निकलते हैं।
उसके बाद हम गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल निकलते हैं, और साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ भी नॉर्मल, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग अग्री होंगे या नहीं होंगे। आप उसके बाद कोई इलाज के लिए, कोई इल्म के लिए वगैरह, एक ज़माने में था कि इल्म किया जाता था कुरान और हदीस की रोशनी में वगैरह हुए, मगर ऐसे हालात में थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन भी दूसरे लोगों से है कि नहीं कि भाई कुछ करतूत है वगैरह है। मैं समझता हूँ कि आम तौर पे देखा गया कि मैक्सिमम ये पेशेंट की एक नफ्सियात है, ये वो जो पेशेंट है उनके ताल्लुकात जो दूसरे लोग हैं उनसे ज़्यादा नहीं है या तन्हाई में रहते हैं, उस वजह से ये नफ्सियाती एक माहौल होता है और इसमें आप सफ़र होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कई साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से बात होती है, उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पर जो डिप्रेशन और तनाव के जो मामला थे पेशेंट्स में, ये बहुत कम है। अगर कम भी अगर है तो उसका इलाज है। अगर वही मगरिब में अगर आप देखें, यूरोप और अमेरिका में डिप्रेशन और साइकोलॉजी के जितने भी केसेस हैं, साइकाट्रिक केसेस हैं, बहुत ज़्यादा है और उसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट रहने की वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो आम तौर पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, या तो वो लो इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम ग्रुप में, मिडिल क्लास है। तो यहाँ पर ये होता है कि आम तौर पे यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं कम से कम 3-4 लोग होते हैं और ज़्यादा भी लोग होते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट होता है। जब फैमिली का सपोर्ट होता है, आपके साथ लोग रहते हैं, तो आपका जो मसला है और मसाइल हैं हम दूसरों से डिस्कस करते हैं। जो अच्छी चीज़ है वो डिस्कस करते हैं, जो बुरी चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या है, जो हमारा जो जहनी तनाव है वो तनाव कम होगा। और यहाँ पर मैं एक तनाव के ताल्लुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई तनाव की वजह से क्या है मालूम, आदमी बीमार हो गया, डिप्रेशन में चलेगा, खुदकुशी कर रहा है। देखिए, तनाव एक ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनर प्रेशर ऑन योर ब्रेन। तो ये क्या है मालूम, अंदरूनी एक वजन है आपके दिमाग के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि जब आदमी अगर कोई प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाह रहा है, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, प्रोफेसर है, लॉयर है, तो अगर आप जिंदगी में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हर एक आदमी के लिए तनाव भी ज़रूरी है। तो मगर तनाव की जो स्ट्रेस है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी, मगर उसकी एक लिमिट होना चाहिए। तो तनाव से क्या है कि एक जो लिमिट का जो स्ट्रेस होता है उससे आदमी जुस्तजू करता है और आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। मगर तनाव का जब बोझ बढ़ जाता है, जब आप पर्सनली लेते हैं, तो आप क्या है मालूम मुश्किलात में आ जाते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं और दूसरे सेहत के कुछ दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। ये मैं कहना चाहूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद हैं। तर्ज जिंदगी और तनाव के माहौल को कैसा दूर किया जाए, तनाव को दूर कैसे किया जाए, इनकी तदाबीर पर तफसीली रोशनी डाली जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, जो स्ट्रेस के बारे में जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं ना, जी उनसे पूछ रहा है। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? अपना सवाल बोले मोहतरमा। जी, हेलो जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछिए। अगर समझिए घर पे जो तो टाइम नहीं दे सक रहे, तो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन में आ रहे, तो क्या करना चाहिए? टाइम जो नहीं दे सक रहे हैं वो आपके हस्बैंड है या फिर कोई और है? जी हस्बैंड बोल रही हूँ मैं। जी, आप शादी, कितने बच्चे हैं आप? जी, मेरे को 4 बच्चे हैं। जी, अभी बात करेंगे आपकी उम्र।
40 years है। जी, बात करेंगे अभी प्रोफेसर साहब से कि अगर शौहर घर पर टाइम नहीं दे रहे हैं, ये एक अहम मसला है आज की ख़वातीन का, ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जो ये लेकर फ़िक्रमंद हैं कि उनके शौहर के पास अपने प्रोफेशन के लिए टाइम है लेकिन ख़ानदान या फिर फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने दोस्तों के लिए टाइम है, अपनी ज़रूरियात के मुकम्मल करने के लिए टाइम है लेकिन अपने ख़ानदान के लिए टाइम नहीं है, अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को एक हेल्थी और सक्सेसफुल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो हर एक आदमी के 5 डिफरेंट रोल हैं जी। मैनेजिंग पर्सनल लाइफ, मैनेजिंग फैमिली लाइफ, मैनेजिंग प्रोफेशनल लाइफ, मैनेजिंग सोशल लाइफ और मैनेजिंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लाइफ जी। तो मैंने समझता हूँ दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो ये पूरे 5 चीज़ों पे 100% मुकम्मल सही उतरे। सवाल 100% का नहीं है यहाँ पर, सवाल ये है कि हम आपके लिए, आप और हमारे लिए, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो दो और कितनी भी एज हो दो, आप कोई चाहे मेल या फीमेल हो दो, ये 5 डिफरेंट रोल पे एक तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा जी। वरना बहैसियत प्रोफेसर मैं कामयाब हो सकता हूँ कॉलेज में, कॉलेज लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मगर फैमिली लाइफ में अगर कामयाब अगर नहीं है या पर्सनल लाइफ में, जहाँ तक पर्सनल लाइफ में मेरी हेल्थ है और मेरे जो टाइम है और मेरा जो सोना है, खाना पीना वगैरह वो है, तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है कि हर एक आदमी के लिए ये जो पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ में एक तवाज़ुन, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अब जहाँ तक ये जो सवाल है मियाँ बीवी का जो मामला है जी, अक्सर मैं लेक्चर्स में भी कहता हूँ कि जो भी आदमी प्रोफेशनली अगर कामयाब अगर होना है तो मैं समझता हूँ कि उसका प्री रिक्विजिट कंडीशन ये है कि वो अपनी फैमिली में कामयाब होना चाहिए जी। एक आदमी अगर वो कामयाब प्रोफेशनल लाइफ में होना चाहिए कि वो अच्छा शोहर भी होना चाहिए, अच्छा वालिद भी होना चाहिए, जी, जी। अच्छा बेटा भी होना चाहिए, अच्छा भाई भी होना चाहिए। जब ये चीज़ें हैं तो हम प्रोफेशनली कामयाब हो सकते हैं, वरना जो कामयाबी रहेंगी वो इख्तियारी रहेंगी, टेम्परवरी रहेंगी, आगे जाकर आपको फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि आपकी हेल्थ भी, आप इतना काम कर रहे हैं कि आपको खाने की परवाह नहीं है और आपको सोने की परवाह नहीं है और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी परवाह नहीं है, तो आपको पहले पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसके बाद फैमिली के प्रॉब्लम्स आएंगे, इस तरीके से सोशल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो ये बैलेंस, तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब ने कि तवाज़ुन ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम साहब, मैं सिंथेटिक से बोल रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे वालदा जो है 6 साल से मोटापा की वजह से देखते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल रहे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वैसे बोल रहे जी जी। तो लोग कभी कभी गुस्सा बहुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मेरे को जी जी बोलिए आप। मुझे इतनी घबराहट होती है कि अगर मैं उनको कुछ बोला है तो और ज्यादा चुकी है, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन 1 घंटे तक जो है जिनकी छोटी मोटी बातें होते हैं, इसकी वजह से उनको डेली हम जो है ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे जी। ये बात करेंगे अभी इस सिलसिले में। इससे कोई नुकसान है तो हमें जी जी बोलिए। जी जी उनके ऑक्सीजन से कोई नुकसान नहीं है क्या? बात करें। सवाल सुनिए जी जी ये डेली जो है बड़ा ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको जी और उनको बाईपास जो है मशीन भी लगा रहे हैं जी जी। लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चल फिर नहीं सकते। 6 साल से जी जी जी। मुश्किल 2 साल से जो है ऑक्सीजन कंटिन्यू दे रहे 24 आवर्स उनको। जी 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 तो उससे कोई नुकसान नहीं होता ऑक्सीजन से। जी। बात करेंगे अभी प्रोफेसर साहब से, इसमें से बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। सर ये तनाव की एक अजीब सूरत हाल है। मोहतरमा को जो है मोटापे के कारण उन्हें बेड पर हैं और उस सिलसिले में जो है ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है कंटिन्यू। तो वो जानना चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यू जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है क्या ये नुकसानदायक है?
देखिए, हर एक उम्र के एतबार से आदमी को ऑक्सीजन का एक लेवल चाहिए जी। और ख़ास तौर में मिडिल एज में, ओल्ड एज में, ज़ईफ़ी में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है किसी वजह से कम हो जाता है जी। तो उसके वास्ते एक आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर आप आर्टिफिशियल सपोर्ट अगर नहीं देंगे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से दूसरे कई मसाइल पैदा हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि जब ये जो भी डॉक्टर के पास गए हैं वहाँ पर उन्होंने डायग्नोस किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि ये ऑक्सीजन लेवल कम है और ये सपोर्ट चाहिए, वो दे रहे हैं। अब इसके अंदर कई मसाइल हैं, ये क्योंकि इंडिविजुअल केस है, जब तक ये डॉक्टर से रुजू नहीं होते उनको नहीं बता सकते हैं, तो डायरेक्ट सजेशन नहीं दे सकते। मगर ख़ासतौर से इन्होंने कहा कि बदकिस्मती से 1-2 साल से ये बेड पर है जी, बेड पर है। तो ये जो मसला है ये ज़रा मुश्किलात भरा हुआ है। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे जो भी पेशेंट या आप और हम थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए कि 2 साल या 2 महीने तक भी अगर हम एक कमरे में बंद हैं तो वो आदमी का, वो जो पेशेंट का जो मामला है, जो सोचने का जो अंदाज है, जो तनाव है, वो तो रहेगा वो। तो इसके अंदर जहाँ तक गुस्से में आने का ताल्लुक़ है या कुछ झिड़कियाँ देने का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ नेचुरल है। अगर उनकी जगह अगर हम भी अगर रहते तो ये तो रद्द-ओ-अमल रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत है, ये अपनी वालदा की खिदमत कर रहे हैं और ऐसे हालात किसी के साथ भी आ सकते हैं। जो भी मुनासिब इलाज हैं वो करना चाहिए और इस तरीके के पेशेंट्स के साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि आप बहस में नहीं जाना चाहिए। आप कोई चीज़ की बहस नहीं, आर्ग्यू नहीं, उनकी वो मुनासिबत से उनका जो सोच है उनके हिसाब से हम खिदमत करना चाहिए। और जो भी जो रिक्वायरमेंट है पीरियडिकली महीने में 1 मरतबा हम डॉक्टर से अप्रोच होना चाहिए और सजेशन लेना चाहिए हम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस पर देखते हैं। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाँ, कंट्रोल ऑफ एंगर, मैं अपने गुस्से को और अपनी जो भी चीजें हैं हमारे साथ जो भी डेली रूटीन में होती हैं, वर्क प्लेस, ये तो कैसे कंट्रोल करें, बैलेंस करें, ये क्वेश्चन मेरे को डॉक्टर साहब से पूछना है। जी, अगर हम सही समझे हैं तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में पूछना चाह रही हैं। गुस्से को कैसे कंट्रोल? उम्र क्या है? शादीशुदा है? वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से ज्यादा गुस्सा आता है। उम्र क्या है जी? आपकी उम्र कितनी है अभी? I'm 34 year old। जी, आप मैरिड हैं? जी हाँ। ठीक है, बात करेंगे इस सिलसिले में, डॉक्टर से बात करेंगे। शुक्रिया कॉल करने। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी, आम तौर पे ये जो रिलेशनशिप के जो मामलात हैं, ताल्लुकात अगर सही नहीं है, ताल्लुकात ख़राब अगर है तो तनाव आना ज़रूरी है। और ताल्लुकात का जो मामला है, एक शादीशुदा आदमी के लिए ताल्लुकात सब में ज़्यादा जो होते हैं वो अपने शोहर से या बीवी से, अंग्रेजी में कहते हैं स्पाउस। मर्द आदमी के लिए बीवी और लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए शोहर, स्पाउस। तो कई लेक्चर्स चलते हैं लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट पे, वहाँ पर एक टॉपिक पे डिस्कशन मैं भी करता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ, तजुर्बे की बुनियाद पे, कोई यहाँ कोई रूल नहीं है। तो मैनेजिंग स्पाउस, कि आप आपके शोहर से कैसा ताल्लुकात मेंटेन करें और बीवी से कैसा ताल्लुकात मेंटेन करें। तो मैं मिसाल देता हूँ कि जब मैं बचपन में स्कूल में था तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम था कि आम तौर पे जब हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी की, आम तौर पे देखा यह गया कि शोहर गुस्से वाले होते हैं, अग्रेसिव नेचर, बीवी वो बेचारे सॉफ्ट होती हैं। एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता था पुराने ज़माने में। तो कभी कभी बीवी क्या है गुस्से वाले होते तो शोहर क्या है सॉफ्ट होते थे, एक कॉम्बिनेशन होता था। बदकिस्मती से मैं अपने लेक्चर में कहता हूँ, आजकल के ज़माने में पढ़ाई की वजह से, तरक्की की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से देखा यह जा रहा है कि आमतौर पे दो भी क्या है मालूम, गुस्से वाले होते हैं, अग्रेसिव होते हैं और रिजिड होते हैं, समझ जाओ। सब में बेस्ट जो मामला है
मैं आमतौर पे कहता हूँ जो बहुत ही मुश्किल है, शायद वो हमें और आपको भी अमल करना बहुत मुश्किल है। जब मियाँ बीवी का ताल्लुक है तो मैं कहता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन एक ही है, एट ए टाइम कोई एक ही गुस्से में आ सकते हैं। जब शौहर गुस्से में आते हैं तो बीवी का काम है सुनना है, जब बीवी गुस्से में आते हैं शौहर का काम सुनना है। और ये जो मामला होता है सिर्फ 1 घंटे का होता है। आमतौर पर देखा गया कि शौहर बीवी के जो मामला होते हैं गुस्से का जो 1 घंटे का मामला होता है, तो 1 घंटा अगर आप बर्दाश्त कर लिए हैं, चाहे शोहर हो या बीवी हो, आपको 1 घंटे के बाद पता चलता है कि आप घर जरूरी तौर पर क्या है मालूम है गुस्से में आ रहे थे, तो ये जरूरी है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूँ, कुरान में भी बहुत से जगह जिक्र है साबिरीन के बारे में, जो सब्र करने वाले हैं, जो साबिरीन और शाकिरीन के बारे में कई जगह जिक्र है। मैं समझता हूँ कि कुरान के इस जुमले को हम इस लफ्ज़ को अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हमारे 100% प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, जो सब्र का जो मामला है। और शोहर को भी सब्र होना चाहिए और बीवी को भी सब्र होना चाहिए। आमतौर पे देखा यह गया है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर आमतौर पे जो सब्र का मामला है वो सिर्फ बीवी के हद तक ही है, मगर वो बिल्कुल गलत है कि शोहर और बीवी को सब्र होना चाहिए। अगर सब्र अगर है, अगर दोनों अगर फ्लेक्सिबल है, अगर एडजस्टमेंट है, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 100% प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम लाइव डेस्क। उसके तहत आज हमने प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद को मदऊ किया था। स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर बात हो रही थी। इन दोनों का जो ताल्लुक है, तर्ज जिंदगी और तनाव का माहौल को कैसे दूर किया जाए, तर्ज जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर गुफ्तगू हुई। काफ़ी पहलुओं पर रोशनी डाली गई, काफ़ी सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए गए। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि अगले इतवार से हमारा जो प्रोग्राम है वो 12 बजे आएगा, दिन में 12 से 1 बजे हमारा ये लाइव प्रोग्राम होगा, लाइव डेस्क। और जहां तक प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद का ताल्लुक है तो वो हर महीने के पहले इतवार को हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे। वो रजामंद हो चुके हैं इस सिलसिले में और मुख्तलिफ उन्वानात के तहत गुफ्तगू होगी। हम ऐसे नाजरीन के लिए जो प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद से रास्त तौर पर रब्ता करना चाहते हैं और अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेना चाहते हैं, उनको उनका फोन नंबर देंगे 9246 532 632 9246 532 632 ये नंबर है। इस पर आप रास्त तौर पर कॉल कर सकते हैं। इलावा इस प्रोग्राम के फीडबैक के लिए आप 9700 700 931 इस नंबर पर कॉल करते हुए प्रोग्राम की फीडबैक दे सकते हैं। आखिर में हम उन तमाम अमले का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की पेशकशी में ताउन दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए काफ़ी कोशिशें की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम हमारे मेहमान के दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमें अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद वक्त दिया। नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे 1 हफ्ते के बाद, लेकिन वक्त होगा दिन में 12 बजे इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता जो है वो अच्छा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।